हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में 14% लोगों को डायबिटीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 में से 14 लोगों को डायबिटीज़ है। और इंडिया डायबिटीज़ की कैपिटल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स आपको इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। डायबिटीज़, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, ये एक इस तरीके की डिजीज़ होती है कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। नॉर्मल जो हमारा लेवल होता है उससे काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए या तो दवाइयाँ दी जाती हैं, मेडिसिन दी जाती हैं, और या फिर मेडिसिन के साथ साथ इंसुलिन दिया जाता है, जो कि एक हार्मोन होता है। 1921 में बेंटिंग एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में काम कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले डॉग से या डॉग के पैनक्रियास से इंसुलिन को आइसोलेट किया और उसको प्यूरिफाई करा। उसके बाद उन्होंने उसी टेक्निक को पिग्स में और बाकी के कैटल्स के पैनक्रियास के साथ थोड़ा सा रिफाइन करा और इंसुलिन को प्यूरिफाई करना शुरू करा। 1921 के बाद 1922 में एक 14 साल का लड़का, जिसका नाम लियोनार्ड थॉमसन था और जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा था, वो पहला पेशेंट बना जिसको एनिमल ड्राइव्ड इंसुलिन का इंजेक्शन लगा। और उसकी वजह से उसका फर्स्ट टाइम इंसुलिन के द्वारा ट्रीटमेंट किया गया। इसके बाद से इंसुलिन आराम से एनिमल्स को स्लॉटर करके उनके पैनक्रियास से आइसोलेट किया जाने लगा और उससे ट्रीटमेंट होने लगा। लेकिन आप जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने इस पूरी की पूरी प्रोसेस को चेंज करके रख दिया। एक छोटा सा बैक्टीरिया जो हमारी आंखों में दिखाई नहीं देता, जिसका नाम है ई कोलाई, बायोटेक्नोलॉजी ने उस इकोलाई बैक्टीरिया को इंसुलिन की फैक्ट्री में बदल दिया और आज इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और किस तरीके से हम उस इंसुलिन को मार्केट में लेके आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो है चैप्टर नंबर 10, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और उसका एक टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन और उसका एक सब टॉपिक है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ऑलराइट, ओके। तो अगर हम इंसुलिन की बात करें, सो इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन का क्या मतलब है कि ये प्रोटीन का शॉर्ट शॉर्ट पेप्टाइड्स होते हैं, उसका हार्मोन होता है। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स इन पैनक्रियास। अब ये तो आप जानते होंगे और आपने एंडोक्राइनोलॉजी में ये चीज़ पढ़ी होगी। इट हेल्प्स टू यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी एंड मैनेजेस ब्लड शुगर लेवल। इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, ये उसको कंट्रोल करता है, उसके लेवल्स को कंट्रोल करता है और उसको हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर कि वो ग्लूकोज को हमारी बॉडी यूज़ कर पाए और उससे एनर्जी निकाल पाए। कैसे? बेसिकली इंसुलिन जो काम करता है वो एक तरीके के डोर की जो की होती है या चाबी होती है, उस तरीके से वो चाबी की तरह काम करता है। हर एक सेल जो हमारी बॉडी की है, उसके अंदर ग्लूकोज ऐसे ही एंट्री नहीं ले सकता। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं या कुछ स्पेसिफिक गेट्स हम बोल सकते हैं होते हैं या डोर्स होते हैं। जब तक वो डोर्स नहीं खुलेंगे तब तक हमारी ब्लड का ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर नहीं जाएगा और उन डोर्स को खोलने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये इंसुलिन है तो वो डोर्स खुलेंगे और ब्लड में जो शुगर है वो शुगर हमारी सेल्स के अंदर चली जाएगी और सेल्स में जाने के बाद वो मेटाबोलाइज होगी और मेटाबोलाइज होके हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर वो या तो इंसुलिन कम है या बिल्कुल बनना बंद हो गया है, तो उस केस में क्या होता है कि धीरे 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 शुगर का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है और वो सेल्स यूटिलाइज नहीं कर पाती। इसीलिए इंसुलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो पूरे के पूरे मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि इंसुलिन बनता कैसे है। सो हमने देखा और अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि जो बीटा सेल्स होती हैं, अगर आप देखें ये हमारा पैनक्रियास है, यहाँ से लेके इस एरिया से लेके और यहाँ तक
ये पैनक्रियास के साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पर ये स्प्लीन है और ये डियोडेनम है और साथ में ये गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ है, राइट। ये जो पैनक्रियास है, इस पैनक्रियास के अगर एक छोटे से हिस्से को अगर आप मैग्नीफाई करेंगे तो आपको इस तरीके से ये आइलेट्स नज़र आएंगी, राइट। इन आइलेट्स के अंदर आपको अलग अलग तरीके की सेल्स नज़र आएंगी। ये जो पिंक वाली सेल्स हैं ये हमारी अल्फा सेल्स हैं, ये जो ग्रीन वाली सेल्स हैं ये हमारी बीटा सेल्स हैं, और ये जो ब्लू वाली सेल्स हैं ये हमारी डेल्टा सेल्स हैं। सो बेसिकली जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है वो इन ग्रीन सेल्स से निकलता है, राइट। ये जो ग्रीन कलर की सेल्स है और ये ग्रीन सेल्स इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं। ओके, नाउ अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे जो डिजीज होती है उसका नाम होता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस इज द नेम ऑफ द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ऑलराइट, नाउ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इज बाय टेकिंग इंसुलिन इंजेक्शन। जो पेशेंट्स होते हैं उनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं इंसुलिन के, यूजुअली वो खाने से पहले लिए जाते हैं। ओके, नाउ इफ वी सी, insulin has two polypeptide chains, chain A and chain B, which are linked together by disulfide bridges। तो ये एक स्ट्रक्चर है इंसुलिन मॉलिक्यूल का। आप ये देखें यहाँ पर दो चेन है, एक है ए चेन और दूसरी है बी चेन। ए चेन के अंदर टोटल अमाइनो एसिड्स हैं वो हैं 21, राइट। और बी चेन है, इसके अंदर जो टोटल अमाइनो एसिड्स हैं वो हैं 30। अगर हम इन दोनों को ऐड करें 21 प्लस 30 तो बन जाता है 51। इसका मतलब ये है कि एक इंसुलिन का जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब ये दोनों चेन्स हैं, ये दोनों चेन्स, ये जो एस एस आप देख रहे हैं ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस हम इनको बोलते हैं। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं। अब यहाँ जो ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं ये दोनों चेन्स को इन्होंने जोड़ के रखा हुआ है, ये चेन ए, ये चेन बी। और इसके अलावा चेन ए के अंदर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं लेकिन वो चेन के अंदर ही अमाइनो एसिड्स को जोड़ते हैं। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का बेसिकली जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर वो ये है कि ये प्रॉपर फोल्डिंग में, यानी प्रोटीन को प्रॉपर फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। और अगर प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा, ऑलराइट, वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए किसी भी प्रोटीन का फंक्शनल होना उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या उसकी प्रॉपर फोल्डिंग पर निर्भर करता है या डिपेंड करता है। ओके, अगर हम इसको देखते हैं इंसुलिन को तो हम इस तरीके से देखते हैं कि ये हमारी ए चेन है। आप देखिए ये ग्रीन कलर एंड दिस इज ब्लू कलर, बी चेन, एंड देन इनके बीच में ये दो डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं। तो नंबर ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हैं वो दो हैं जो इन दो चेन्स को जोड़ते हैं। इसके अलावा एक डाइसल्फाइड ब्रिज ए चेन के अंदर होता है जो उसको अंदर स्टेबलाइज करता है। ऑलराइट, नाउ इन मैमल्स it is synthesized as a prohormone with an extra C peptide। ये जो हार्मोन है इंसुलिन ये डायरेक्टली रिलीज नहीं होता, ये एज ए प्रो हार्मोन रिलीज होता है। और इस प्रो हार्मोन में चेन ए और चेन बी के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा चेन होती है, उसका नाम होता है सी पेप्टाइड। ये एक्स्ट्रा है। ओके, जब ये तीनों एक साथ आते हैं निकल के सिंथेसाइज होके तब हम उसको बोलते हैं प्रो हार्मोन। और इस जब ये प्रो हार्मोन का मैच्योरेशन होता है तब चेन ए और चेन बी इनको आपस में जोड़ा जाता है और इस एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड को हटा दिया जाता है। सो इट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन एंड चेन ए एंड चेन बी दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ओके, नाउ यहाँ देखिए आप, ये आपकी चेन ए है, यहाँ पर बीच में सी पेप्टाइड जुड़ा हुआ है और फिर ये चेन बी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी पेप्टाइड है ये चेन ए और चेन बी के बीच में है, मिडिल में है। अब यहाँ पर क्लीवेज होती है, यानी इसको एंजाइम्स के थ्रू यहाँ से तोड़ा जाता है और ये जब यहाँ पर इस पोजीशन पर निकल गया, यहाँ पर यहाँ क्लीवेज हो गई तो ये सी पेप्टाइड आपका अलग चला गया और ये दोनों चेन्स आपस में जोड़ दी जाती हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू और ये हमारा इंसुलिन बन जाता है। तो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन तक का जो सफ़र है इसमें ये सी पेप्टाइड हटा दिया जाता है और ए और बी चेन्स को आपस में दो डाइसल्फाइड ब्रिजेस के द्वारा जोड़ दिया जाता है। क्लियर? गुड। नाउ
शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि इंसुलिन को स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। हुँ? क्या होता था कि जो एनिमल्स होते थे इनको मीट के लिए स्लॉटरिंग की जाती है। अब उसी वक़्त इन्हीं के जो जो स्लॉटर्ड एनिमल्स होते थे उनमें से पैनक्रियाज़ को निकाला जाता था और कंपनीज़ क्या करती थी उन पैनक्रियाज़ में से जो इंसुलिन है उसको प्यूरिफाई करके मार्केट करती थी। एलाई लिली एक कंपनी है यूएस की। 1983 में उसने डीएनए सीक्वेंसेस को आइसोलेट किया ह्यूमन ए प्रोटीन के लिए और बी चेन्स के लिए। यानी ह्यूमन ए और ह्यूमन बी, जो ए और बी चेन्स हैं जो आपने अभी देखा इंसुलिन के स्ट्रक्चर में, उनके डीएनए सीक्वेंसेस को आइसोलेट करा, उनको प्लाज्मिड्स में डाला और उनको ई कोलाई में एक्सप्रेस करा। और इस ई कोलाई में एक्सप्रेशन करने के बाद जो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बना उसको उन्होंने ह्यूमुलिन नाम के ब्रांड से मार्केट करना शुरू कर दिया। आप ये देखिए, ये ह्यूमुलिन है, ये लिली, ये जो एलाई लिली है उसका ये लोगो लगा हुआ है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ह्यूमन इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑरिजिन। राइट, ये पहली सफलता मिली इंसुलिन को एनिमल के अलावा अलग तरीके से बैक्टीरिया के थ्रू बनाने में। और यहां से शुरू होता है हमारे बायोटेक्नोलॉजी का सफर। ऑलराइट, अगर हम कंपेयर करते हैं एनिमल ड्राइव्ड इंसुलिन को जो पहले यूज होता था और रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसुलिन को जो अब हम लोग मार्केट में देखते हैं, और इनका कंपेयर करें तो जो सोर्स है वो एनिमल ड्राइव्ड इंसुलिन का जो सोर्स है वो पिग काउ पैनक्रियास है, जबकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसुलिन माइक्रोबियल कल्चर से किया जाता है जिसमें हम ह्यूमन जीन का यूज़ करते हैं। अगर हम इसका एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन मेथड देखें तो इसमें एसिड, इथेनॉल, प्रेसिपिटेशन का यूज़ किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन का और क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। ये कुछ टेक्निक्स हैं, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, प्रेसिपिटेशन टेक्निक है, राइट, प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है। और यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के केस में माइक्रोबियल जीन की क्लोनिंग की जाती है, फिर उसका फर्मेंटेशन और क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उसको आइसोलेट किया जाता है। अगर हम ईल्ड देखें और स्केलेबिलिटी देखें तो यहाँ बहुत लो होती है और एनिमल डिपेंडेंट है। अगर एनिमल्स हमारे ज़्यादा हैं तो हमको ज़्यादा पैनक्रियास मिलेगा, ज़्यादा पैनक्रियास मिलेगा तो चांसेस हैं हमारे को ज़्यादा इंसुलिन मिलेगा। लेकिन जो ईल्ड होगी वो बहुत कम होगी। किसी का इंसुलिन, किसी पैनक्रियास में हमको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा, किसी पैनक्रियास में हमको थोड़ा सा कम मिल जाएगा। मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है कि हमको कितना इंसुलिन मिलेगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करें दोनों मेथड से तो जो ईल्ड होती है वो बहुत लो है। लेकिन इस केस में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के केस में, ये हाई ईल्ड है। दूसरा, ये स्केलेबल है, आप इसकी यील्ड को बढ़ा भी सकते हैं, आप इसकी यील्ड को कम भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके का आपका प्रोडक्शन है या किस तरीके की डिमांड है मार्केट के अंदर। देन दिस इज एनिमल फ्री। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो एनिमल्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, दिस इज एनिमल फ्री। राइट, इसकी वजह से क्या है कि अगर आप एनिमल ड्राइव्ड इंसुलिन देखें तो जो इम्यूनोजेनिसिटी है, इम्यूनोजेनिसिटी का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी एज ए फॉरेन ले रही है उस प्रोटीन को और वो एनिमल ओरिजिन का प्रोटीन है तो वो डेफिनेटली हमारी इम्यून सेल्स उसके अगेंस्ट काम करेंगी। तो यहाँ पर इम्यूनोजेनिसिटी बहुत हाई है और रिस्क ऑफ एलर्जिक रिएक्शन भी काफ़ी हाई होता है। ऑलराइट, एलर्जी के चांसेस हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है बिकॉज ये एनिमल ओरिजिन है और फॉरेन नेचर है इसकी। इम्यूनोलॉजी में आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, नहीं पढ़ा तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। और यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसुलिन के केस में ये इम्यूनोजेनिसिटी लोअर होती है और सबसे बड़ी बात ये बिकॉज ये ह्यूमन जीन है, राइट, तो ये हमारी ह्यूमन सीक्वेंसेस को मैच करता है और जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन की तरह होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज है। अगर हम इथिकल कंसर्न्स की बात करें, इथिकल कंसर्न्स का मतलब होता है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये इथिक्स होते हैं। राइट, जो हालांकि ये लॉफुली हम लोग उसको नहीं करते, लेकिन एज ए पर्सन, एज ए हमारी अपनी सोच क्या है कि क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक नहीं है, क्या ये जस्ट है, क्या ये जस्ट नहीं है। जब हम इन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो हम उनको इथिक्स बोलते हैं। तो यहाँ जो इथिकल कंसर्न्स हैं वो डेफिनेटली येस हैं, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स को मारा जाता है। सिर्फ इस वजह से काफ़ी जगह पर तो सिर्फ स्लॉटर्स में मीट की ज़रूरत नहीं भी है तो भी जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज थी उन्होंने अपने स्लॉटर हाउसेस बना लिए जिसमें उनको मीट के लिए नहीं बल्कि पैनक्रियाज के लिए मारा गया।
तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही हाई एथिकल कंसर्न है, लेकिन यहाँ पर इट इज़ वेरी मिनिमल बिकॉज इसमें एनिमल यूज़ नहीं है, यहाँ पर हम माइक्रोब का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अगर हम प्योरिटी को देखें तो प्योरिटी जो एनिमल ड्राइव्ड इंसुलिन की है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसुलिन, और यहाँ पर इसमें इम्प्योरिटीज़ भी पॉसिबल है। लेकिन अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसुलिन की बात करें तो यहाँ पर हमको हाई प्योरिटी मिलेगी, साथ में ये फार्मास्यूटिकल ग्रेड का इंसुलिन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इट विल बी 100% कैरेक्टराइज एंड देर आर वेरी वेरी और नेग्लिजिबल चांसेस ऑफ एनी इम्प्योरिटी। ऑलराइट, सो अगर ये दोनों कंपैरिजन को आप देखें तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसुलिन इज मच मोर बेटर देन एनिमल ड्राइव्ड इंसुलिन। करेक्ट? ऑलराइट, अब हम ये देखते हैं कि हम लोगों को इंसुलिन को बनाने के लिए क्या चाहिए, या फिर किसी भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को। इंसुलिन तो जस्ट एक एग्जाम्पल है जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अगर हम किसी भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को बनाते हैं तो हमको क्या चाहिए? तो हमारे को चाहिए एक वेक्टर। अब ये वेक्टर जो है वो एक्सप्रेशन वेक्टर होना चाहिए। हालांकि मैंने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला जो पूरा टॉपिक है उसको कवर किया हुआ है चैप्टर नंबर 9 में, आप जाके उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और उसमें पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने आपको जस्ट फॉर योर सेक कि किस तरीके से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ये बताने के लिए दोबारा से मैंने कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें वो रखी है यहाँ। तो वेक्टर जो होता है वो हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है इस केस में, और हम जो वेक्टर का यूज़ करते हैं वो एक्सप्रेशन वेक्टर होता है। अब एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है? देखिए, वेक्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्लोनिंग वेक्टर और एक होता है एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर्स का काम होता है सिर्फ जीन को क्लोन करना, वो जीन की कॉपीज को बढ़ाता है, नंबर्स को बढ़ाता है, वो एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन एक्सप्रेशन वेक्टर क्या काम करता है? वो कॉपीज भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ में वो उस प्रोटीन को ट्रांसलेट करने में भी हेल्प करेगा। ऑलराइट, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। इस एक्सप्रेशन वेक्टर की खासियत होती है कि इसके अंदर कुछ अप्रोप्रिएट सीक्वेंसेस होती हैं जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए काम आती हैं। जैसे आप देखिए प्रमोटर और टर्मिनेटर, ये ट्रांसक्रिप्शन की सीक्वेंसेस हैं, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, जहाँ पर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। ये राइबोसोम बाइंडिंग सीक्वेंसेस हैं, राइट। और यहाँ पर ये देखिए ये BAM-H1 ये क्लीवेज साइट है जिसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं अपने फॉरेन जीन को। तो इसके अंदर एक्सप्रेशन वेक्टर्स के अंदर अप्रोप्रिएट सीक्वेंसेस हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए। उसके अलावा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स दी हुई हैं जहाँ पर हम अपने जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हमको एक्सप्रेस कराना है, उसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमको चाहिए फॉरेन जीन। अब फॉरेन जीन जो है इंसुलिन के केस में हमारे पास एक चेन ए है और एक चेन बी है। हम यहाँ पर ए और बी अलग अलग प्लाज्मिड्स में हम इसको लेंगे, एक प्लाज्मिड के अंदर नहीं डालेंगे। एक प्लाज्मिड सिर्फ एक ए चेन डालेंगे, दूसरे प्लाज्मिड में बी चेन डालेंगे और दोनों को अलग अलग एक्सप्रेस कराएंगे। तो यहाँ देखिए आपने, ये हमारा फॉरेन जीन है, ये हमारा फॉरेन जीन जो कलर आप देख रहे हैं वायलेट कलर, ये यहाँ पर आ चुका है। BAM-H1 साइट को हमने क्लीव करा और BAM-H1 साइट को, फॉरेन जीन को भी हमने BAM-H1 से ही क्लीव करा और फिर हमने उसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो ये जो जीन है हमारा, ये चेन ए एंड चेन बी का जीन है, राइट। फिर हमको चाहिए होगा होस्ट जिसके अंदर हम इसको एक्सप्रेस कराएंगे, और होस्ट है हमारा फ्रेंड ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर हम ये जो हमारा डीएनए है, नाउ इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हम इसके अंदर डालेंगे, ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा और मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाएगा। और इस तरीके से ये जो ई कोलाई है ये हमारे इंसुलिन की फैक्ट्री बन गई। यहाँ पर अब हम इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। अब ई कोलाई तो इंसुलिन नहीं बनाता, ई कोलाई तो बैक्टीरिया है, लेकिन हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इस ई कोलाई के अंदर इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। अब ये ई कोलाई हमारे लिए इंसुलिन बना रहा है, और वो भी ह्यूमन इंसुलिन बना रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ह्यूमन जीन्स का इस्तेमाल किया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, जब हमारा होस्ट होता है हम उसको लार्ज स्केल फर्मेंटेशन में लेके जाते हैं, वहाँ पर ये फर्मेंट करता है, और फर्मेंट करने के बाद यहाँ से हम जो इंसुलिन मिलता है नंबर्स बढ़ा के, हम उस इंसुलिन को हार्वेस्ट करते हैं और उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो हम लोग जब चेन ए को लेंगे, चेन बी को लेंगे, चेन ए और चेन बी को हम लोग आपस में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू हम लोग जोड़ देंगे। चेन ए के अंदर भी एक डाइसल्फाइड ब्रिज है जो आपस में उसको जोड़ के रखा हुआ है, और इस तरीके से हमारा एक इंसुलिन
तैयार हो जाएगा और ये रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन को हम लोग मार्केट के अंदर सप्लाई करने के लिए भेज देंगे। तो देखा आपने किस तरीके से हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं और कैसे हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इस इंसुलिन को बना के कितने एनिमल्स को बचाया और कितने ज़्यादा स्केलेबल इस प्रोसेस को बना के हमने डायबिटीज़ को कंट्रोल किया या हम कंट्रोल कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम आज का डिस्कशन ख़त्म करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड, यानी ये जो वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाई है, अगर आपको इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और जो नीट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो मैंने उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप वहाँ से उसको ले सकते हैं और अपना जो आपकी ये नॉलेज है इस वीडियो को देखने के बाद उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आप इसको लिंक को यूज़ करके जब तक आप अपना क्विज स्टार्ट कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक यू।